सो सेकंड स्लॉट है आज का ये, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए। सी के लिए अब बिल रिसीवेबल एसेट है और उसको ए से आ रहा है बेटा, एग्जैक्टली जो एंट्री सेलर करता है वो अब क्रेडिटर कर रहा है। इसको बोलते हैं कि सेलर की जितनी भी पावर्स थी वो क्रेडिटर्स के पास आ गई। अब बी आर उसके पास है, बी आर टू ए, तो पेमेंट भी उसी को मिलेगी ड्यू डेट पे। तो बिल रिसीवेबल अब ए के पास था, अब सी के पास आ गया, पहले ए के पास था। तो जो पावर्स, ये हम बात कर रहे थे अभी, जो पावर्स पहले ए के पास थी, सेलर के पास थी, वो सी के पास आ गई। तो क्रेडिटर स्टेप्ड इनटू शू ऑफ सेलर, ये बोला जाता है, उसकी सारी पावर्स उसके पास आ जाती हैं। बी आर अब सी की एसेट है, बी आर डेबिट होगा उसकी बुक्स में जब भी उसको मिलेगा। किससे आया है? ए से आया है। इससे पहले ए सी के लिए क्या रहा होगा? हाँ जी, क्या रहा होगा सी के लिए? वो ए डेटर। डेटर। तो सी ने क्या बनाई होगी पहले? ए डेबिट टू सेल्स, बिकॉज सी ए को गुड सेल करता है। ऐसे चलता है सिस्टम। सी ए को गुड्स बेचता है, ए बी को गुड्स बेचता है, बी आगे किसी और को बेचता होगा। अल्टीमेट बी अगर बायर है, कंज्यूमर है, तो वो गेम एंड होती है, अदरवाइज वो चलती रहेगी चीज आगे। तो सी ने ए से पैसे लेने हैं, ए ने बी से लेने हैं, बी से बी आर आएगा ए के पास, ए आगे सी को दे देगा। अब सी भी तो आगे गुड्स परचेज करता होगा किसी से, या तो सी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है। अगर वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है तो फिर ठीक है, पर अगर नहीं है तो फिर वो भी डी से परचेज करता होगा। तो ये स्टोरी चलती रहेगी, फिर सी आगे वो बी आर डी को दे देगा। तो इस क्वेश्चन में जितना मर्जी हम ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन को लेंदी किया जा सकता है, मतलब इस तरीके से कंफ्यूजिंग हो सकता है किसी के लिए, बट अगर आप वन बाय वन समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट टीचर्स कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इस चैप्टर में। उसके बाद फिर कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। तो सी को पेमेंट मिल गई, किससे? बी से। तो बी बोलेंगे, क्योंकि बी तो ओरिजिनल बायर है ना, ड्रॉई है, तो ड्रॉई की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ओरिजिनल रहती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। बट वो पैसे सी के पास आ रहे हैं कि ए के पास आ रहे हैं? अगर बिल ए के पास है तो ए को मिलेंगे, सिंपल सी बात है। अगर सी के पास है तो सी को मिलेंगे, कैश टू बी आर। ओके जी। तो ये 8th क्वेश्चन है आपके लिए, ये सब होमवर्क है आपका, आज 12th तक का होमवर्क होगा आई थिंक आपके लिए, 11 12 तक जहां तक ये हेडिंग जा रहे हैं। डिसऑनर उसके बाद स्टार्ट होगा फिर। अब इस क्वेश्चन को रीड करें आप, इफ एनीथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 9th। यहाँ पे कौन सा केस आ गया एवरीवन? सेंड फॉर कलेक्शन। यस, बैंक फॉर कलेक्शन। ये आपका 4th केस है। बिल इज रिटेन्ड बाय सेलर, हमने ये स्टडी किया था फ्राइडे को, आज किया डिस्काउंटिंग विद बैंक, एंडोर्समेंट, और 4th इज द लास्ट केस। फिर इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसमें तीनों केस होंगे। बैंक फॉर कलेक्शन,
यहाँ क्या है देखो, फर्स्ट एंट्री, पहले हम सेलर की बुक्स बनाते हैं। फर्स्ट एंट्री सेम है, पहले हम बी को गुड सेल करेंगे, बी डेबिट टू सेल्स, गुड सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट 12,000। नरेशन लिख दोगे प्रॉपर, ब्रैकेट लगानी है आपको। देखो वो चीजें आपको पता है अब कि ब्रैकेट और फिर उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है। सॉल्यूशन बनाते वक्त इतना हार्ड वर्क नहीं किया जाता, बहुत टाइम वेस्ट होता है सब चीजों में, तो एक सिर्फ टीचिंग के लिए बनाई गई हैं ये सब चीजें। आप एज ए स्टूडेंट जब करते हो तो इसमें परफेक्शन चाहिए आपको, ब्रैकेट लगानी है, लाइन ड्रॉ करनी है, और गुड सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट लिख सकते हो। देन बिल, बी पे लिखा गया, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी एक्सेप्टेड द बिल, या बिल ड्रॉन अपॉन बी एंड एक्सेप्टेड बाय हिम, कुछ ऐसे लिख सकते हो आप। नरेशन कैसे लिख दो, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। अब यहां तक तो सेम है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है चैप्टर। अब एक नई चीज कहते हैं कि हम बिल बैंक के पास लेके जा रहे हैं कलेक्शन के लिए। कब लेके जा रहे हैं चेक करो, क्या लिखा हुआ है, ए रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, यहां तक सब ठीक था, एंड ऑन ड्यू डेट सेंड्स द बिल टू बैंकर फॉर कलेक्शन। अब ए चाहता है कि ये पैसा लेने बैंक जाए, चाहे ए सिटी में है नहीं है, इस बात का कोई लिंक नहीं है। अगर ए वो बिल बैंक को देता है तो बैंक कलेक्ट कर लेगा पैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको कोई मेरे से नोट्स लेके जाने हैं तो ये थोड़ी ना कि आप ही आओगे, बात हमारी क्या होती है कि सर आज हमें नोट्स लेने के लिए आना है, लेकिन आप तो आए नहीं, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना कि कौन आ रहा है। बात है कि नोट्स लेके जाओगे, नोट्स वहां अवेलेबल हैं, आप जाओ या आपके बिहाफ पे कोई भी आए, एनीवन, वो नोट्स ले जाएगा। ट्रांजैक्शन तो यही मानी जाएगी ना कि आपने कलेक्ट किए हैं, चाहे कोई भी ले जाए थर्ड पर्सन, हम जानते भी नहीं उसको मे बी, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि बिल कलेक्ट होना चाहिए। पैसा लेने के लिए कौन जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, जिसके पास भी वो बीआर होगा, ही इज अ बियरर, or on order he has reached there, and he will get the amount, he will collect the amount on behalf of seller। सब सेलर के behalf पे हो रहे हैं, सेलर के ऑर्डर पे हो रहे हैं, बीयर को पैसे मिलेंगे, क्योंकि जो बी है वो सिर्फ अपने बीआर को देखेगा कि जो बिल्स पेबल पे उसने साइन किए थे क्या ये वही है, वही डॉक्यूमेंट है, वो देखेगा, उसको रख के ही वो पैसे देगा। सो सिंपल है। अब हमने बिल बैंक को दे देना है, तो यहाँ एक स्पेशल एंट्री बनती है बेटा, इसको बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। बिकॉज हम यहाँ बैंक को डेबिट नहीं कर सकते, हु विल टेल द रीजन, हम बैंक को डेबिट क्यों नहीं कर सकते यहाँ, तो देखो बैंक डेबिट करने का मीनिंग होता है कि आपके वो पैसे बैंक में आ गए। क्या वो पैसे बैंक में आए हम आपके पास अभी, नो सर। No, वो sir. तो बाद में आएंगे, अभी तो आपने बैंक को दिया है। अच्छा ऑन ड्यू डेट दिया है, मेच्योरिटी डेट दिया है, तो मेच्योरिटी डेट निकाल लोगे आप 10 जनवरी में, 2 मंथ्स ऐड करोगे, 13 मार्च आ जाएगी। 13 मार्च को बैंक को बिल दोगे आप, खुद जाने की बजाय बैंक को भेज रहे हो, तो एक टेम्परेरी अकाउंट है बेटा ये, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इसके अलग अलग नेम्स हो सकते हैं बुक्स में, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट भी लिख सकते हैं, या बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट लिख सकते हैं, बिकॉज इट्स ए टेम्परेरी अकाउंट। ये बेसिकली बैंक का एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं कलेक्शन डिपार्टमेंट। हम बिल उसको दे रहे हैं, हम बैंक को नहीं दे रहे, बैंक के उस डिपार्टमेंट को दे रहे हैं जो कलेक्शन करने के लिए जाएगा। तो इसलिए मेरे लिए, मेरी तरफ से डेबिट क्या होगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर, लेकिन फुल स्पेलिंग बिल्स, मैं बोलूंगा बी आर, ठीक है, शॉर्ट में आपको लिखना है टू बिल्स रिसीवेबल काउंट। मुझे होमवर्क में कहीं भी शॉर्टकट नहीं चाहिए, नहीं दोबारा करोगे होमवर्क। टू बिल्स रिसीवेबल काउंट, प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए जर्नल का, स्केल की हेल्प से, नरेशन लाइन ड्रॉ की हो आपने प्रॉपर, विदाउट ज्यादा कटिंग ज्यादा नहीं करनी है, इन द बुक्स ऑफ ए लिखना है ऊपर, जर्नल लिखना है। ये सब चीजें आपको हैबिट +1 में डल गई तो डल गई, +2 में जाके फिर बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वहां समझाने का चीज अलग हो जाता है, ध्यान ही अलग चीजों पे होता है, तब आप अपनी ये वाली हैबिट्स नहीं कर पाओगे वहां करेक्ट। अभी +1 इसलिए दी गई है, आपका +1 का सिलेबस इसलिए इजी रखा गया है कि आप इन सब हैबिट्स को डेवलप कर लो। एक चीज समझ ली,
देखो बीआरएस का क्वेश्चन था, डेफिनेशन था, देख रहे हो ना, हर चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट समझाया गया, उसके बाद सारे क्वेश्चन सेम है। थोड़ा बहुत लाइटली चेंज आता है, ज्यादा नहीं आता, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन सीखनी है, यहाँ पे वर्किंग नोट्स बनाने हैं, डेबिट क्रेडिट को समझना है। ये टाइम वापस नहीं आएगा बेटा, अभी आप चाहे वेस्ट कर रहे होगे मे बी कोई, ये वापस नहीं आएगा और फिर हम इसको मिस करेंगे। +2 में डे 1 से ही एडवांस हो जाते हैं सिलेबस। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब जैसे हम पहले सी को देते थे तो क्या बोलते थे, सी डेबिट। हम बैंक को देते थे डिस्काउंट के लिए, हम बोलते थे बैंक डेबिट। तो जिसको भी दोगे वो डेबिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। हु इज द रीजन, रीजन इज डेबिट। यहाँ कलेक्शन डिपार्टमेंट है वो डेबिट है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर। उसके बाद अब लिखोगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन, फिर सेम डे या जो भी डेट आएगी, हो सकता है मेच्योर डेट से 3 दिन पहले लिखा हो, तो हम 10 मार्च को बैंक को वो लिखा होगा कि आप बैंक के पास कब जा रहे हो। नहीं लिखा तो डेट मेंशन मत करो, वहां क्वेश्चन मार्क लगा दो डेट कॉलम में। फिर ये डेट तो फिक्स है बेटा कि 13 मार्च को ही पैसा बैंक में आएगा, तो आप अब जाके बैंक को डेबिट करोगे, क्योंकि बैंक डेबिट करने का एक ही मीनिंग है कि वो पैसा मेरे बैंक में आ गया है। नहीं तो बीआरएस में ये पॉइंट समझ आता है हमें कि आपने बैंक को बिल दिया और आपने बैंक को डेबिट कर दिया कैश बुक में, पर बैंक में वो पैसा आया ही नहीं क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया या वो अभी आना था। तो इसलिए हम बैंक को तभी डेबिट करेंगे जब मैच्योरिटी डेट आएगी। अब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करोगे, बीआर को। हाँ जी बताओ बेटा, क्रेडिट किसको करोगे आप। Bill sent for collection. यस, क्योंकि वो एक टेम्परेरी अकाउंट था। अगर आपको लगता है बीआर को क्रेडिट करूंगा बेटा, देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि बीआर तो पहले ही आपकी बुक्स में से क्रेडिट हो चुका है। ध्यान से देखो, बीआर आपके पास है कहाँ। सिंपल सी बात है ना, जितना देखो, मैं ऑलवेज बोलता हूँ कॉमन सेंस। अब अकाउंट्स में वही स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हैं जिसके पास कॉमन सेंस होती है। कॉमन सेंस का बहुत रोल है यहाँ पे। अब बीआर अगर आपके पास है ही नहीं तो बीआर कैसे आ जाएगा। तो बीआर डेबिट होगा और बीआर क्रेडिट होगा, खत्म हो गया। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अगर डेबिट हुआ है तो वही क्रेडिट होगा, वही कैंसिल होगा। पैसा बैंक में पड़ा है आपका, उसको डेबिट कर दो 13 मार्च को। तो बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट किसी भी डेट को हो सकता है, योर चॉइस कब बैंक को देना है, बट मेच्योरिटी डेट पे एंट्री फिक्स है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये चारों केस अगर आपको समझ आ गई, फिर मैं आपको अपने स्टाइल से एक बार ये चारों केसेस रिवाइज करता हूँ व्हाइट बोर्ड पे जाके। उससे पहले कोई डाउट है पूछ लीजिए आप, एनीथिंग एल्स। उसके बाद फिर अब देखिए 10th क्वेश्चन है जो इसमें से किसी भी केस के ऊपर हो सकता है। अब बिकॉज यहाँ से अब आपका कंप्लीट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, बेसिक्स यहाँ पे ओवर हो जाते हैं। तो के सोल्ड गुड्स टू पी, ये कोई भी केस हो सकता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, बिल हमने 3 बिल बनाए हैं हमने यहाँ पर, इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं स्कूल में, जहाँ टीचर को टफ करना होता है आपके लिए। अगर टफ नहीं करना है तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है इसमें से। यहाँ 3 बिल लिखे गए बेटा, 10,000 ईच। इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार और। फाइनली मैं आपको एक तो अपनी तरफ से डेमो दे दूंगा लास्ट में जाके कि भी ये 4 केसेस का केस है। उससे पहले जितना आप क्वेश्चन के थ्रू समझ सको तो बेटर है। जहां तक आज पहुंचे वहां तक आपका होमवर्क है। सो 3 बिल लिखे गए, के ने पी को गुड सेल की, उसकी एंट्री तो बेटा वही बनती है, पी डेबिट टू सेल्स। बेटा 1 मिनट होल्ड करना।
Yes everyone, साउंड आ रहा है सबको? यस सर। Yes. तो के ने पी को गुड सेल की, 3 बिल्स बाद में बनेंगे, पहले सेल करने की एंट्री तो सेम रहेगी, पी डेबिट टू सेल्स 30,000। उसके बाद फिर यहाँ लिखे है ही ड्रू अपॉन हर 3 बिल्स। ये बताइए बेटा, तीन बिल क्यों लिखे गए? एक बिल भी तो लिख सकते थे हम, उसका कोई रीजन माइंड में समझ आ रहा है? क्योंकि ड्यू डेट अलग अलग है। वो तो बाद में डिसाइड होगा ना कि 3 बिल की ड्यू डेट क्या होगी। 3 बिल क्यों लिखे गए? जब बिल लिखे जाएंगे तो वो चॉइस होगी कि तीनों बिल का ड्यू डेट सेम भी रख सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकता है, वो तो चॉइस है बेटा, सेलर की चॉइस है वो तो सब। 3 बिल क्यों लिखे गए? सर सेलर को अपने 3 डेटर्स की वो करनी होगी पे। डेटा तो बेटा एक ही है पुष्पा, क्रेडिटर्स सर अलग की। कुछ ऐसा ही आंसर है। वो क्या है एग्जैक्टली जैसे आपके पास बेटा 2000 का नोट है, तो आप किसी एक को दे सकते हो ये पेमेंट, बट यही 2000 रुपीज, जैसे मेरे पास मोस्टली 2000 रुपीज कैसे होते हैं, कुछ 100 के नोट्स होते हैं, कुछ 500 के होते हैं, फिर 50 रुपीज का भी कुछ होता है, फिर 10 के भी कुछ होते हैं, ठीक है ना। मैं लेके चलता हूँ, मैं 2000 रुपीज को डिवाइड करके चलता हूँ। 2000 का नोट लेके नहीं तो घूमते जाओगे मार्केट में। अगर आप 1 कप चाय पी रहे हो, 1 कप ऑफ टी का पेमेंट आपको देना 10 रुपए। मार्केट में अगर आपको चाय पीनी है और उसका 20 रुपीज पेमेंट करना है, तो 2000 का नोट जब दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि सर नहीं, वो चेंज करके लाओ, इसको चेंज दो आप इसकी। तो आपके लिए 2000 का नोट उतना यूजफुल नहीं है जितना आपके पास 100, 500, 50, 10 ये सब होना चाहिए। मिला के टोटल 2000 रुपीज आपके पास होने चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू मार्केट फॉर एग्जांपल। देन इट इज वेरी इजी, आप बड़ी पेमेंट्स भी कर सकते हो। मैंने ग्रोसरी परचेज की, उसका 500 का नोट दे दिया उनको, इस तरह से। तो जब 3 बिल होते हैं ना, तो सेलर के पास 3 ऑप्शंस आ जाती हैं। 3 बिल का मतलब 3 ऑप्शंस। मैं पहला बिल अपने पास रख सकता हूँ, रिटेन कर सकता हूँ। सेकेंड बिल जरूरत पड़ने पे बैंक से डिस्काउंट करवा सकता हूँ। नहीं तो क्या होगा, 30,000 का बिल ही डिस्काउंट कराना पड़ेगा, जबकि मेरी जरूरत 30,000 नहीं है, मेरी नीड 10,000 है ओनली। अननेसेसरली हमें 30,000 का बिल बैंक के साथ डिस्काउंट करना पड़ता है और 30,000 पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। दैट इज द मेन फंडा। तो सेलर कहता है कि मैं 3 बिल लिखूंगा, एक बिल नहीं। फिर मेरे पास 3 चॉइसेस रहेंगी। एक बिल मैं बैंक से डिस्काउंट करवा सकता हूँ, और एक बिल मैं एंडोर्स कर सकता हूँ। जैसे कल बात हो रही थी कि सर हो सकता है हमने अपने क्रेडिटर को उतने पैसे देने ही ना हो, फिर तो हम बिल नहीं दे सकते ना। अगर मैंने क्रेडिटर को 10,000 देने हैं और मेरे पास बिल 30,000 का है, क्योंकि वो बिल तोड़ नहीं सकते ना, हम काट नहीं सकते। सीजर यहाँ अलाउड नहीं ना कि हम 30,000 के बिल के 3 हिस्से करें और 10,000 बन जाए, वो अलाउड नहीं है। एक बार एक बिल बन गया तो लॉक हो गया, वो लॉक हो गया 30,000 के साथ। तो 30,000 का ही ट्रांजेक्शन हो सकता है एक साथ। 3 बिल में 3 ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। तो दूसरी बात आती है 3 बिल, 3 बिल की अमाउंट्स, डेट ऑफ मेच्योरिटी, डेट ऑफ ड्रॉ, ये भी अलग हो सकती है। वैसे डेट ऑफ ड्रॉ तो अलग नहीं करता वो आपके लिए, ज्यादा परेशान नहीं करता टीचर आपको, लेकिन एटलीस्ट वो अमाउंट अलग अलग कर सकता है तीनों बिल्स की, डेट ऑफ मेच्योरिटी अलग अलग कर सकता है। इस क्वेश्चन में उसने अमाउंट सेम रखी है, सिर्फ डेट ऑफ मेच्योरिटी डिफरेंट डिफरेंट की है। बट एवरीथिंग इज पॉसिबल बेटा, ये एक ओपन चैप्टर है, जो मैं सोचता हूँ वही क्वेश्चन बन जाता है, राइट। जैसे डेप्रिसिएशन एक फिक्स था चैप्टर की भी इतना ही रहेगा क्वेश्चन, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो रेडी फॉर एवरीथिंग, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। 10,000 ईच के 3 बिल लिखे गए, पेबल आफ्टर, पहला बिल 1 मंथ का है, सेकंड 2 मंथ्स का है, थर्ड 3 मंथ्स का बिल है। व्हाट इज एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अब पहला बिल के ने अपने पास रख लिया, जैसे आपको बताया मैंने, मोस्टली स्टैंडर्ड यही रहता है,
पहला बिल वो अपने पास रख लेता है, बट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो कह नहीं पाते, मोस्टली ऐसा मिलता है। सेकंड बिल डिस्काउंट एंडोर्स करवा दिया उसने क्रेडिटर को, उसकी क्रेडिटर खुशबू को उसने दे दिया। थर्ड बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया इमीडिएटली, मतलब थर्ड बिल कितने मंथ्स का है, 3 मंथ्स का। अब आपको ये समझना है कि बिल 1, बिल 2, बिल 3, 3 बिल हो गए, तीनों का डेट डिफरेंट है, तो जो बात होगी वो उसके साथ अप्लाई हो जाएगी। तो अगर थर्ड बिल मैं बैंक से डिस्काउंट करवा रहा हूँ तो डिस्काउंट 3 महीने का कटेगा, 3 मंथ्स का, क्योंकि थर्ड बिल 3 मंथ्स का है, रेट 6% पर एनम। ऑल द बिल्स वर मेट बाय पी, वो तो बात की बात है, पेमेंट उसने कर दी, क्योंकि डिसऑनर का केस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, हमें के और पी की बुक्स बनानी है। तो ऐसे ही फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 11th। ये देखिए यहाँ पे चारों केसेस है बेटा, ड्यू डेट, डिस्काउंट, एंडोर्समेंट एंड बिल फॉर कलेक्शन। तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए स्टफ है आपके पास, प्रॉब्लम नहीं है, मटेरियल है। और ऐसा ही 12th क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका होमवर्क है, क्योंकि 13 क्वेश्चन से तो डिसऑनर स्टार्ट हो गया, आई थिंक 13 क्वेश्चन अगर रीड करें, हाँ 13 से रिवेट का कैसा आएगा बेटा, रिवेट अंडर बिल रिटायर्ड अंडर रिवेट, रिटायर्ड, वो आपके बुक में तो हेडिंग्स लिखे हुए हैं बट यहाँ लिखे नहीं है, बट वो क्लियर है क्वेश्चन रीड करके, क्योंकि यहाँ लिखे है हैविंग सरप्लस फंड्स, बिल बलबीर यहाँ पेमेंट जल्दी कर रहे हैं, तो बिल इज रिटायर्ड अंडर रिवेट। तो ये आपका नेक्स्ट केस होगा जब हम मिलेंगे मंडे को कल, तो इसलिए टाइम नहीं है आपके पास, कल जब आप आओगे क्लास में तो इतना होमवर्क करके आओगे। तो बिल इज रिटायर्ड अंडर रिवेट, ये एक अलग केस है बिल्कुल। यहाँ पर क्या होता है, बिल का पेमेंट मेच्योरिटी डेट से पहले हो जाता है, क्या बोला मैंने, मेच्योरिटी डेट से पहले हो जाता है, उसका फायदा होता है बायर को कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो इट मीन ये डिसाइडेड है बेटा, आज आपका होमवर्क है 12 तक, टिल 12 आपको होमवर्क करना है, और जो भी इसके रिलेटेड डाउट्स होंगे, प्रेजेंटेशन, ये सब चीजें हम मंडे को डिस्कस करेंगे। तो मंडे को कल का जो डे होगा वो फिक्स है, मुझे समझ आ गया क्या होगा, 10th 11th 12th के अंदर कुछ डाउट्स डिस्कशंस, एक क्वेश्चन कंप्लीट मैं करूंगा आपके लिए, क्योंकि मुझे अभी अपना प्रेजेंटेशन भी देना है आपको, चारों केस लिख के। तो आज अगर टाइम नहीं हुआ तो कल पे चली जाएगी बात, कोई बात नहीं, जितना आप प्रिपेयर हो जाओगे पहले से उतना बढ़िया है। तो 12 तक क्वेश्चंस करेंगे, और फिर एक छोटा सा केस है 5 मिनट का रिबेट का, तो मिनिमम यहाँ तक तो हम पहुंच ही जाएंगे कल। डिसऑनर केस अगर टाइम हुआ तो स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर उसके लिए पूरा एक लेक्चर चाहिए होता है, वो फिर हम वेंसडे वाली क्लास में कर सकते हैं। तो ये होमवर्क बेटा आपके लिए मेन 10th 11th 12th 3 क्वेश्चंस करने सारे हैं आपको टिल 12 होमवर्क में। अब जब हम 3 बिल लिखेंगे तो कैसा होगा, डेट वही रहेगी जनवरी 15, बिल रिसीवेबल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये जरूरी है बेटा लिखना। अब और प्रॉपर लिख सकते हो, बिल रिसीवेबल नंबर 1 को आगे ले आओ, बिल रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट पीछे रहने दो 1, नंबर 2 अकाउंट, नंबर क्योंकि अकाउंट वर्ड सबसे एंड में होता है, बिल रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट, नंबर 2 अकाउंट, नंबर 3 अकाउंट, 2P। तो P आपकी बुक्स में पहले डेबिट थे, अब क्रेडिट हो जाएंगे, P इज कैंसल। तो एंट्री क्या बनी, आई हैव सोल्ड गुड्स थ्रू 3 बिल्स, BR1, BR2, BR3, 2 सेल्स, बट 2 एंट्रीज बनानी पड़ेंगी हमें। यही सेम यहाँ आएगी बात, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू K 30,000 एंड K डेबिट टू BR, सॉरी यहाँ बिल्स पेबल हो जाएगा, बिल्स पेबल नंबर 1, यहाँ भी नंबर 1 पहले आ जाएगा, नंबर 2, नंबर 3। तो सिंपल बिल्कुल वाइस वर्सा, तो इसलिए पहले सेलर की बुक्स बनाओ, फिर उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल वाइस वर्सा बायर की बुक्स बनती हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू K 30,000
NK डेबिट 30,000 to bill receivable number 1, number 2, number 3, 10 10 10। यहाँ तक डाउट किसी का? ये 2 एंट्रीज है बेटा, तो चेंज क्या आया, हमें बिल का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिखना है, मैंडेटरी है। उसके बाद फर्स्ट बिल कुसुम के पास रहेगा, तो इसमें इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। देखो के पास अगर बिल है तो के पास ही है ना, अभी के पास ही तो है। अब ये बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जैसे मेरे पास एक बुक है और मेरे पास है अभी, तो क्या ट्रांजेक्शन बनती है इसकी? मैंने जब बुक परचेज की थी तब एक एंट्री पास की थी, बुक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब वो मेरे पास ही है तो मेरे पास ही रहेगी ना, जब तक मैं किसी को देता नहीं हूँ। तो इस बात का अकाउंटिंग रोल कोई नहीं है कि के पास ही है तो अच्छी बात है, पड़ा रहे उसके पास, मेच्योरिटी पे जाके पेमेंट मिलेगी उसको। टिल मेच्योरिटी देयर इज नो रोल ऑफ दिस एंट्री। हाँ, सेकंड बिल हमने खुशबू को दिया तो उसकी एंट्री बनेगी सेम डे, क्योंकि अगर डेट मेंशन नहीं करते, ये अजम्पशन है आपके लिए हमेशा, बाय डिफॉल्ट एंट्री सेम डेट पे होगी। जनवरी 15 को हम वो बिल खुशबू को दे देंगे। अब हमें सब आता है, हमारा जो आज का मेन टाइम था वो उसी पे तो गया ना, कि एंडोर्समेंट क्या है, डिस्काउंटिंग क्या है। क्रेडिटर डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 2। अब जो बिल दे रहे हो वो बिल ही तो क्रेडिट होगा ना, सो दैट वो कैंसिल हो जाए। ये देखो कैंसिल हो गया। तो सेकेंड एंट्री में जो बिल रिसीवेबल नंबर 2 डेबिट हुआ था वो अब थर्ड एंट्री में कैंसिल हो गया, तो मतलब वो बिल खत्म हो गया हमारे लिए। अब उस बिल का पेमेंट हमें नहीं मिलेगा, हमारे लिए वो ओवर। फिर वो कहते जो थर्ड बिल है वो आपने डिस्काउंट करवा लिया बैंक के साथ, तो एंट्री पास कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस, सॉरी, ठीक है जी, डिस्काउंट नहीं बोलना, आपने क्या बोलना है, हाँ जी क्या बोलना है, डिस्काउंट चार्जेस या डिस्काउंटिंग, वो कोई दिक्कत नहीं है, ING और वो लगाओ ना लगाओ। डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितने का बिल है, 10,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6% पर एनम, पूरे साल का हो गया ये। पर्टिकुलर थर्ड बिल कितने मंथ्स का है, हाँ जी कितने मंथ्स का था थर्ड बिल, बोलो। 3 months. 3 मंथ्स का। तो जब आप 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 150 रुपीज आ जाएगा। तो 10,000 में से 150 माइनस कर दो, रेस्ट अमाउंट इज 9850। तो बैंक अकाउंट डेबिट 9850, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट 150 टू बिल रिसीवेबल नंबर 3। तो यहाँ नंबर 3 जरूर लिखा जाएगा, ओके, सो दैट जिस नेम से वो डेबिट हुआ है उसी नेम से वो क्रेडिट होगा। अब इन दो एंट्रीज का ध्यान से देखिए बेटा, क्या इन दो एंट्रीज का रोल है पुष्पा के साथ? नो, देखो कोई रोल नहीं है, इज नो रोल, गॉट इट। पुष्पा के लिए थर्ड एंट्री एक ही चीज की होगी, बिल पे करने की, बिकॉज शी इज रेडी टू मेक द पेमेंट। बिल डिसऑनर नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे बेटा एक वर्किंग नोट बनेगा, वो क्या बनेगा, वर्किंग नोट बनेगा एक यहाँ पर, आप सबको बना लेना साथ साथ में। बिल नंबर 1 2 3, अमाउंट 10,000। अब क्योंकि अमाउंट डिफरेंट भी हो सकती है, तो डिफरेंट है या सेम है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, जो हुई मैं वो लिख दूंगा। ये वर्किंग नोट चाहे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितनी है, 1 मंथ, 2 मंथ्स एंड 3 मंथ, ओके। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, चाहे ड्यूरेशन के साथ लिख दो ब्रैकेट में मंथ्स, तो फिर आपको अलग से मेंशन नहीं करना पड़ेगा मंथ्स। और ड्यू डेट निकालो, ड्यू डेट, और कॉमन के लिख दो। अगर आपको लगता है कि तीनों बिल का डेट ऑफ ड्रॉ सेम है, अब डेट ऑफ ड्रॉइंग तो सेम है, बिल लिखा किस दिन गया वो ऊपर मेंशन कर दो, डेट ऑफ बिल, क्या डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल क्या है बेटा, जनवरी
15। तो एक छोटा सा वर्किंग नोट आप बनाओगे ऐसा, डेट ऑफ बिल जनवरी 15, बिल 3 है 1 2 3, अमाउंट तीनों की सेम है या डिफरेंट है वो लिख दोगे, ड्यूरेशन 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स। अब 1 मंथ ऐड करो, जनवरी 15 1 मंथ ऐड किया, फेब 15, 3 डेज ग्रेस बिना कहे बाय डिफॉल्ट ऐड करने हैं, अलग से दिखाने की जरूरत नहीं, ऐड 3 डेज ग्रेस वो स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन में था, स्टार्टिंग का जो टेबल देखा था आपने, बट अब आपके लिए अंडरस्टूड है। 3 दिन ऐड करने हैं, जनवरी 15 में 1 मंथ ऐड करो, फेब 15 3 दिन ऐड करो 18th, तो बेटा फेब 18th इज द ड्यू डेट। उसके बाद बहुत इजी है, आपको दोबारा काउंट नहीं करना, बस 1 मंथ ऐड करना है, फेब 18, अब देखो कॉमन सेंस है ना यहाँ पे, मार्च 18 एंड अप्रैल 18, बस वो पता ही है ना, अगर एक बार 3 दिन ग्रेस डेज ऐड हो गए उसके बाद तो सिर्फ 1 मंथ ही ऐड होने, 1 मंथ और 2 मंथ्स में क्या डिफरेंस है, सिर्फ मंथ का, 3 दिन ग्रेस तो हमेशा ऐड होने हैं, तो इसलिए पहले बिल की डेट निकाल लो, फिर सीधा 1 मंथ 2 मंथ्स ऐड करते जाओ। ये आपको यहाँ वर्किंग नोट बना के दिखाना है टीचर को, वर्किंग नोट नंबर 1 बन जाएगा ये आपके लिए, इसके बेस पे अब आपकी एंट्रीज होंगी, इससे आप भी तो इजी होगे ना। नाउ यू नो कि सेलर के पास क्या ऑप्शन थी कि जनवरी 15 को वो तीनों बिल आगे ट्रांसफर करते, तो उसने कर दिया ऊपर, ये देखो। तो फिर से देख लेते हैं सेलर को, पहले उसने पी को गुड सेल की, ओके, पी से 3 बिल आए सेम डेट पे, ओके, पहला बिल अपने पास रखा, उसकी कोई एंट्री नहीं है, वो तो अपने पास ही पड़ा है, दूसरा बिल खुशबू को दिया, उसकी एंट्री सेम डेट पे, तीसरा बिल बैंक को दिया, उसकी एंट्री सेम डेट पे। अब तीनों बिल की मेच्योरिटी डेट आएगी, पहले बिल की मेच्योरिटी डेट क्या है बताइए, पहले बिल की मेच्योरिटी डेट क्या है, 18th Feb। और वो बिल किसके पास है, सेलर के पास ही। तो उसका पेमेंट सेलर को मिलेगा। अब ये देखो, ये बात समझाने वाली तो नहीं ना, आप जानते हो समझते हो कि बिल सेलर के पास पड़ा है पहले वाला, तो इसलिए सेलर फेब 18 को, अब यहाँ बेटा सीक्वेंस डेट मैटर करती है, बहुत मैटर करती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल नंबर 1 वाला बिल है ये, देखो नंबर 1 वाला बिल अभी क्रेडिट नहीं हुआ था ना, नंबर 2 वाला हो चुका था, नंबर 3 वाला भी हो चुका था, नंबर 1 वाला नहीं हुआ था, नंबर 1 वाला अब हो गया, तो तीनों बिल तीनों के तीनों बैक टू बैक खत्म, कैश अकाउंट डेबिट टू पीआर, क्योंकि ये बिल मेरे पास था तो इसका पैसा मैं ही रिसीव करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट, डेट भी पता है हमें फेब 18, लेकिन फेब 18 के बाद मार्च 18 नो एंट्री, अप्रैल 18 नो एंट्री, क्योंकि वो 2 बिल मेरे पास है ही नहीं, सेकंड बिल खुशबू के पास है, थर्ड बिल बैंक के पास है, इसलिए ये बिल मेरे पास है ही नहीं है, राइट सी। चलें आगे, अब क्योंकि आप बायर बन गए हो अब, तो एक और पुष्पा को रीड कर लेते हैं, परचेजेस टू कुसुम, कुसुम डेबिट टू बिल्स पेबल नंबर 1 2 3, ये 2 एंट्रीज तो स्टैंडर्ड थी हमारी। उसके बाद बेटा आपको अपना रोल पता है, क्योंकि लिखा हुआ है ऑल बिल्स आर पेड ऑन मैच्योरिटी डेट्स बाय पुष्पा, या बिल इज ऑनर्ड बाय पुष्पा लिखा होगा, या ड्यूली एक्सेप्टेड एंड पेड बाय पुष्पा, मतलब ऑल इज वेल, कुछ गलत नहीं हुआ यहाँ पे, डिसऑनर नहीं हुआ, पेमेंट होती गई, तो बेटा एक ही एंट्री आप सबको जानते हो होती है, बट क्योंकि डिफरेंट डेट्स हैं इसलिए हम कंबाइन एंट्री नहीं बना सकते, हमें 3 एंट्रीज करनी पड़ेंगी डिफरेंट डेट्स पे, पहले बिल का ड्यू डेट फेब 18, फिर मार्च 18, फिर अप्रैल 18, बिल्स पेबल टू कैश, बिल्स पेबल टू कैश, बट वो नंबर 1 लिखना है, बिल्स पेबल नंबर 1 डेबिट, बिल्स पेबल नंबर 2 डेबिट, बिल्स पेबल नंबर 3 डेबिट। तो यहाँ अपना पीस ऑफ माइंड आपको यूज करना है, स्टेट ऑफ माइंड या पीस ऑफ माइंड आपको यूज करना है, मिस्टेक सिली मिस्टेक ही हो सकती है, इतना इजी चैप्टर है ये बेटा, अगर करेगा तो सिली मिस्टेक करेगा, कुछ है ही नहीं चैप्टर के अंदर, अभी तो प्रैक्टिस पेंडिंग है, चैप्टर के एंड तक आप परफेक्ट हो जाओगे। डेबिट करो टू कैश टू कैश टू कैश, और बिल नंबर 1 ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट सबकी डिफरेंट है, वो हमने एक बार देख लिया ना बना के,
तो हमें याद है ड्यू डेट क्या है, फेब 18, मार्च 18, अप्रैल 18। तो बायर की बुक्स में सारी एंट्रीज आएंगी ये वाली पेमेंट करने की, बट बायर की बुक्स में वो 2 एंट्रीज नहीं आएंगी। तो ओवरऑल देखो, अगर ये क्वेश्चन बैलेंस्ड है, बायर की बुक्स में 5 एंट्रीज है और सेलर की बुक्स में 5 एंट्रीज है, तो 10 एंट्रीज होगी। अगर एक एंट्री को हाफ मार्क दे दिए तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का बन गया आपका। 10 मार्क्स का तो नहीं होगा ना, तो 5 मार्क्स का बन जाएगा क्वेश्चन ये, अगर दोनों की बुक्स आती हैं आपको। तो फिर देख लीजिए, एंडोर्समेंट की एंट्री सेलर की बुक्स में, बिल डिस्काउंट की एंट्री सेलर की बुक्स में, क्योंकि उसी से कंसर्न है वो बात बायर को नहीं पता। फर्स्ट बिल का पेमेंट सेलर को मिलेगा, उसकी बुक्स में एंट्री, बट बायर को तीनों बिल का पेमेंट करना है, तो तीनों बिल का पेमेंट बायर की बुक्स में। इसके अलावा वो आपको खुशबू की बुक्स बनाने को बोल सकते हैं, बैंक की बुक्स कभी नहीं बोलेंगे। तो आगे जब क्वेश्चन जाओगे तो कुछ में खुशबू की बुक्स भी आएंगी, मतलब क्रेडिटर की बुक्स भी आएंगी। तो अब आपका जो होमवर्क है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, 12, अब आपकी प्रैक्टिस के लिए चेक करो। नाउ चेक योरसेल्फ, आपको आज का लेक्चर कितना समझ आया। अगर अच्छे से समझ आ गया है तो आप इन क्वेश्चन को कर लोगे, बट मैटर क्या करेगा, सीक्वेंस, डेट, आपकी मिस्टेक्स हुई है नहीं हुई। तो इसलिए जब आप कल मिलोगे 11th और 12th, ये दोनों क्वेश्चन हम डिटेल में चेक करेंगे, और एक क्वेश्चन हम लाइव भी करेंगे। फिर मेरी तरफ से चारों केसेस का एक लाइव लेक्चर रहेगा।